स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिशा क्लासेस में। साथियों, आज हम इस क्लास में जानकारी प्राप्त करेंगे कि बीएड तीसरे सेमेस्टर के हिंदी शिक्षा का लेसन प्लान एक सही मानक के अनुसार कैसे होना चाहिए। क्योंकि लेसन प्लान तो कई लोग बनाते हैं, सभी विद्यालयों में बनवाया जाता है, लेकिन जो लेसन प्लान बनाने का सही मानक होता है, सही तरीका होता है, वह सबको नहीं पता होता है। इसलिए क्लास को अंत तक देखिए और पूरी जानकारी प्राप्त करिए, जिससे कि आप भी बिना त्रुटि के लेसन प्लान अपना बना सकें। तो बिना देर के भी हम शुरू करते हैं। और एक बात मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि आपका यह लेसन प्लान 2-3 कारणों से बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। पहला कारण यह है कि लेसन प्लान आपको 20 बनाने होते हैं। जो आपको प्रयोगात्मक पाठ्य पुस्तिका मिलती है लेसन प्लान बनाने के लिए, मोटी वाली फाइल, उसमें आपको 20 लेसन प्लान हिंदी के और 20 लेसन प्लान आपके किसी अन्य सोशल के सब्जेक्ट के आपको बनाने होते हैं। उसके बाद आप जब परीक्षा में जाते हैं तो परीक्षा में यूनिट 3 से एक प्रश्न जरूर आता है कि अगर आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी शिक्षण के कक्षा 8 का, ठीक है, आप लेसन एक प्लान बनाइए। ठीक है, कक्षा 8 का आप एक लेसन प्लान बनाइए। अब आपको वहाँ पे लेसन प्लान बनाना होता है, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यह एक लेसन प्लान है। ठीक है, यह इसको सैंपल भी कह सकते हैं या इसी को आप परीक्षा भी बना सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो तरीका होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देर के भी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जैसे कि मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले इस ऊपर वाली लाइन में हम विद्यालय का नाम लिख देंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है विद्यालय का नाम। अब खंडवारी है, इसके बाद भी आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले एक कॉलम बना के दिनांक, उसके बाद लिखेंगे हम विषय, फिर लिखेंगे अवधि। अवधि में क्या होता है, क्लास आपकी कितने देर के लिए है, इसको हम लिखते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे कक्षा। ठीक है, कक्षा के बाद लिखेंगे उपविषय। सबसे पहले ऊपर होगा विषय, उसके नीचे होगा उपविषय। विषय हमारा हिंदी है। अब हिंदी में हमें गद्य पढ़ाना है तो हम गद्य लिखेंगे, पद्य पढ़ाना है तो हम यहाँ पे पद्य लिखेंगे। ठीक है, और अगर हमें व्याकरण पढ़ना है तो हम गद्य की जगह व्याकरण लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद कालांश लिखेंगे, यानी किस पीरियड में हम पढ़ा रहे हैं। तीसरे में पढ़ा रहे हैं तो तीसरा, चौथे में पढ़ा रहे हैं तो चौथा। ठीक है, इस तरह हम इसको भरेंगे। और इसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण यहाँ पे। ठीक है, नीचे यहाँ पे हम प्रकरण लिख देंगे। प्रकरण लिखने के बाद आगे आता है हमारा उद्देश्य। अब उद्देश्य में हमें लिखना होता है, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। तो सबसे पहले हमें ये 5 नंबर तक, कितने, 5 हमें सामान्य उद्देश्य लिखने होते हैं। जो हमने आपको सामान्य उद्देश्य लिखवाया है वही आप यहाँ पे उद्देश्य लिख सकते हैं। 5 उद्देश्य आपको सामान्य उद्देश्य लिखना होगा। जैसे कि इसमें सबसे पहला उद्देश्य है छात्रों में वाचन कौशल का विकास करना, यह पहला उद्देश्य है। ठीक है, दूसरा है छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य हमारा है छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि जागृत करना। चौथा उद्देश्य हमारा है छात्रों में हिंदी साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। आगे देखिए, पांचवा सामान्य उद्देश्य आखिरी है कि छात्रों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को दूर करना। यह हमारे 5 सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। इसके बाद अब ये जो आगे आप देख रहे हैं 6, 7 और 8, यह जो 3 उद्देश्य हैं 6, 7, 8, यह हमारे इस प्रकरण से संबंधित होंगे। जैसे कि हमारा प्रकरण है शिक्षा के उद्देश्य, तो सबसे पहला यानी जो 6वां उद्देश्य होगा वह हमारा ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा। आप ब्लूम की टेक्सोनॉमी पढ़े होंगे, उसमें क्रियात्मक, भावात्मक, ज्ञानात्मक उद्देश्य आप बीएड प्रथम सेमेस्टर में अपनी फाइल पे बनाए होंगे कि जिस सबसे पहला होता है उद्देश्य कौशल। तो उद्देश्य लेखन कौशल में आपने लिखा होगा ज्ञानात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य। ठीक है, तो सब इसी तीनों उद्देश्य को यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहला है छात्र शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जान सकेंगे, या जान की जगह आप लिख सकते हैं छात्र शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये आपको लिखना है, कर सकेंगे आपको लिखना है। ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, या करेंगे ये नहीं लिखना है। आपको लिखेंगे छात्र शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जान सकेंगे, यानी कि आप शिक्षा के उद्देश्य प्रकरण पढ़ा रहे हैं तो इसका विशिष्ट उद्देश्य में क्या है। सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य आपके ज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित होगा।
तो यही होगा कि छात्र शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में जान सकेंगे या ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अगला जो उद्देश्य होगा वह आपके ज्ञानात्मक के बाद भावात्मक होगा। तो भावात्मक मतलब कि आपके हृदय संबंधित होगा, आंतरिक भाव से संबंधित होगा। तो यह होगा छात्र शिक्षा के महत्व को जान सकेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा कि छात्र शिक्षा के महत्व को या शिक्षा के उद्देश्य को अपने जीवन में अपना सकेंगे। तो मैंने आपको बताया कि पहला जो होता है वह क्या होता है, ज्ञानात्मक से संबंधित होता है, ये दूसरा है आपका भावात्मक संबंधित होता है, और तीसरा जो होता है क्रियात्मक से संबंधित होता है, यानी क्रिया से संबंधित होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य न पढ़ा करके या अगर हम कबीर दास पढ़ाते तो हम क्रियात्मक में यह लिख सकते थे कि छात्र कबीर दास की तस्वीर बना सकेंगे। ठीक है, हम यह यहाँ पर लिख सकते थे, यानी हमारे कार्य करने से संबंधित होगा। तो पहला भावात्मक, पहला ज्ञानात्मक है, दूसरा भावात्मक और तीसरा क्रियात्मक। यह 3 उद्देश्य होंगे, लास्ट के विशिष्ट उद्देश्य होंगे, और शुरुआत के 1 से लेकर 5 तक आपका सामान्य उद्देश्य होगा। तो इसी तरह आपको बनाना है। अब आगे देखिए, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान में रखना है कि यह जो लाइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, यह लाइन जो चल रही है, ठीक है, यह लाइन आपकी चलती रहेगी। ठीक है, एक सीधी रेखा में चलती रहेगी। इस लाइन को आपको काटना नहीं है। भले ही आपके पेज में एक तरफ लाइनिंग की गई होगी तो क्या से, ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पे लाइनिंग की गई है, लेकिन इस लाइनिंग का आपको कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को आप रहने देंगे। इसके बाद भी आप एक अलग से लाइन ऐसे खींचते हुए चलेंगे। ठीक है, ये लाइन आपकी सीधी यहाँ पे चलती रहेगी, इस लाइन को आपको काटना नहीं है। अब देखिए इसके बाद यह जब हो जाएगा, हम उद्देश्य लिख लेंगे, तो उद्देश्य के बाद हम लिखेंगे शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि जो TML होता है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM। तो इस TLM में हम क्या क्या सामान लेकर के जाते हैं उसको हम लिखेंगे कि शिक्षण करते समय हमें कौन कौन से सामग्रियों से सहायता मिलेगी, हम उसको लिखेंगे। तो सबसे पहला लिखेंगे रोल बोर्ड एवं अन्य कक्षापयोगी सामग्री। ठीक है, रोल बोर्ड हो गया, और अन्य कक्षापयोगी सामग्री में आपका चाक, डस्टर जो भी है वह सब आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे कबीर दासी पढ़ा रहे हैं या झांसी की रानी पढ़ा रहे हैं हिंदी में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्लस करके कि रानी लक्ष्मीबाई का चित्र या रानी लक्ष्मीबाई का युद्धाभ्यास करते हुए चित्र या कबीर दास का चित्र आप यहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि हमारे शिक्षण विधि कौन सी, यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षण विधि, और जो जो होता जाएगा उसको हम इस ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच से यहाँ पे नीचे लाइनिंग करते जाएंगे। ठीक है, अब लिखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में आप गद्य के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप अधिकतर व्याख्यान विधि का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, तो शिक्षण विधि हो गई, व्याख्यान विधि। इसके बाद हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान, कि छात्रों का पूर्व ज्ञान कितना है। तो देखिए छात्रों का, छात्र शिक्षा के बारे में समान जानकारी रखते हैं, क्योंकि यह लेसन प्लान शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित है, इसीलिए जो छात्र हैं वह शिक्षा के बारे में समान जानकारी रखते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम आएंगे, ये लाइनें देखिए चलती रहेगी। अब ये होगा शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, पूर्व ज्ञान। अब हम प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। ठीक है, तो प्रस्तावना प्रश्न हमने BEd प्रथम सेमेस्टर में प्रस्तावना प्रश्न कौशल के माध्यम से पढ़ा होगा। तो देखिए इसकी प्रस्तावना हम कैसे निकालेंगे, ये लाइन देखिए सीधे चलती रहेगी, ये लाइन चल रही है सीधे सीधे। ठीक है, ये देखिए ये लाइन सीधे एकदम सीधे चलती रहेगी, ये नीचे भी आएगी तो सीधे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्रस्तावना प्रश्न निकालेंगे। कैसे, हमारे देश का नाम क्या है, तो साक्षरता क्या लिखेंगे, भारत। भारत में सर्वाधिक साक्षरता किस राज्य में है, तो इसी से उत्तर निकलेगा केरल। अब इस केरल से हम प्रश्न बनाएंगे कि केरल में सर्वाधिक साक्षरता का कारण क्या है, तो होगा शिक्षा। अब इस शिक्षा से फिर हम अगला प्रश्न बनाएंगे कि शिक्षा के उद्देश्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो उत्तर आ जाएगा समस्यात्मक। ठीक है, अब समस्यात्मक हो गया। अब यहीं पे आप क्या करेंगे, आपको आपका प्रकरण मिल गया, शिक्षा के उद्देश्य। ठीक है, तो अगर आप क्लास में टीचिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे प्रकरण निकालने के बाद आप यहाँ पे प्रकरण वाले कॉलम में जो सबसे ऊपर आपने लिखा होगा बोर्ड पे अपने, वहाँ पे शिक्षा के उद्देश्य लिखेंगे। हालांकि ये फाइल है तो यहाँ पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब टीचिंग करेंगे तो प्रस्तावना प्रश्न निकालने के बाद आपको अपने सैंपल पे लिखना है
आपको जाते जाते तुरंत नहीं लिख देना है कि हाँ शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। तो प्रस्तावना प्रश्न हो गया। अब प्रस्तावना प्रश्न के बाद हम नीचे लिखते हैं उद्देश्य कथन। तो आज हम सभी शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको कितने खंडों में पढ़ाना है बांट करके इसका निर्धारण करेंगे। तो हमें अगर पाठ लंबा है तो हम 3 अनुमिति या 2 अनुमिति में पढ़ाते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अनुमिति का मतलब है खंड। अब ये देखिए आपको समझ में आ जाएगा अनुमिति का मतलब क्या है आगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे विषयों स्थापन। विषयों स्थापन में लिखेंगे कि इस विषय को कितने भागों में स्थापित किया गया है, कितने भागों में बांट करके पढ़ाया गया है। तो लिखेंगे कि पाठ को 2 अनुमितियों में पढ़ाया जाएगा, यानी इसको हम 2 खंडों में बांट के पढ़ाएंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, यह जो लाइन आ रही थी आपकी, यह यहीं पे कुछ देर के लिए समाप्त हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पे ये लाइनिंग आपकी नहीं रहेगी। इतने आपकी ये जो लाइन ऊपर से आ रही थी, यह लाइन यहीं पे आकर समाप्त हो जाएगी और एक नई लाइन फिर यहीं सीधे चलती रहेगी, यानी प्रस्तुतिकरण में यहाँ पे लाइनिंग नहीं रहेगी, ठीक है। यहाँ गलती से बन गया है, इसको आप इग्नोर करिएगा। तो प्रस्तुतिकरण में फिर एक नई लाइन यहीं से आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है, यहाँ से लाइन सीधे चलती रहेगी और लाइन फिर नीचे तक जैसा कि आप देख सकते हैं चली गई है, ठीक है, ये लाइन सीधे सीधे चल रही है, ठीक है, देख रहे होंगे, देखिए ये लाइन अब सीधे चल रही है ना, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करेंगे कैसे इसको लिखना है हमें। अब प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी अब पाठ को हम प्रस्तुत करेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे शिक्षण बिंदु, यानी कि हम कौन सा खंड पढ़ाने जा रहे हैं, उस खंड के शुरुआत के 1-2 अक्षर लिख देंगे और बीच में डाट 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 करके उस पैरा का, उस खंड का हम लास्ट के 2-3 अक्षर लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद हम यहाँ पे हमने पहले बता दिया कि 2 अनुमितियों में पढ़ाया जाएगा। तो प्रथम अनुमिति क्या है, यही प्रथम अनुमिति हमारी हो गई, ठीक है, कि कहाँ से लेकर के हमें कहाँ तक पढ़ाना है, ये हमारी हो गई प्रथम अनुमिति। अब इसका हमें कैसे प्रस्तुतिकरण करना है, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब यह है कि शिक्षक जो है वह कैसे अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या करेगा, छात्राध्यापक प्रस्तुत पाठ अनुमिति का उचित आरोह अवरोह और उच्चारण एवं गति से आदर्श वाचन करेगा। अर्थात जो शिक्षक होगा वह पहले क्या करेगा, उचित लय गति आरोह अवरोह, यानी कि जिस तरह का वह पाठ होगा उस हिसाब से वह उसका वाचन करेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें छात्र छात्रा की आप बगल में कॉलम बनाएंगे और इस कॉलम में लिखेंगे कि छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब शिक्षक पढ़ेगा तो छात्र छात्राएं सामान्य सी बात है कि ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। श्यामपट्ट कार्य इसमें कुछ नहीं होगा, श्यामपट्ट कार्य की हालांकि आपको एक खाना बना करके चलना है, ठीक है। आगे देखिए अनुकरण वाचन। अब आदर्श वाचन के बाद आता है दूसरा हमारा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का मतलब मैंने आपको बताया था पहले क्लास में कि छात्र शिक्षक के बाद वाचन करता है। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक प्रस्तुत पाठ की अनुमिति का अनुकरण कुछ छात्रों द्वारा कराएगा, यानी कुछ छात्रों द्वारा उसको पढ़वाएगा, ठीक है। तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या होगा कि कक्षा में छात्रों द्वारा अनुकरण किया जाएगा। जब एक बच्चा पढ़ेगा तो बाकी सारे बच्चे ध्यानपूर्वक उनको सुनेंगे या अपनी किताब में देखेंगे, ठीक है। अब आगे आता है उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन का मतलब ये है कि जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनका अध्यापक क्या करेगा, उनमें सुधार कराएगा। तो वही इसमें हम लिखेंगे कि छात्राध्यापक पाठ में आए शब्दों का उच्चारण करते हुए काठिन्य निवारण कराएगा। काठिन्य निवारण का मतलब ये है कि जो कठिन शब्द है उसी का निवारण करना, यानी उसी को दूर करना, ठीक है। तो अब जो काठिन्य निवारण कराएगा अध्यापक, चूंकि ध्यान दीजिएगा काठिन्य निवारण सिर्फ हिंदी में होता है, ठीक है, हिंदी है जो भी भाषा के विषय उसमें काठिन्य निवारण होता है। इतिहास और बाकी गणित विज्ञान शिक्षण में काठिन्य निवारण नहीं होता है। अब क्या करेंगे हम, अब आगे उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन के बाद काठिन्य निवारण करेंगे। अब उस पाठ में जो भी, उस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द आए हुए होंगे उसको हम लिखेंगे। जैसे कि जो वो हम बनाए थे लेसन प्लान शिक्षा के उद्देश्य कक्षा 9 का, उसमें एक शब्द है समता। तो समता शब्द का अर्थ है समान
और इसका प्रयोग है कि हमें समता का अधिकार है। ठीक है, उसी तरह एक शब्द है भव। भव का अर्थ होता है संसार। तो इसका हम प्रयोग करके बताएंगे बच्चों को कि भव सागर से हम सभी पार होना चाहते हैं, जिससे कि बच्चे समझ सकें। इसके बाद होता है मौन वाचन। मौन वाचन मतलब अब बच्चे क्या करेंगे, अब उनकी जो कठिनाई थी, जो समस्या थी, वह दूर हो गई है। उच्चारण भी समझ सकते हैं वो आसान से। तो अब क्या करेंगे बच्चे कि कक्षा में छात्रों द्वारा मौन वाचन कराया जाएगा। बच्चे शांतिपूर्वक चुपचाप मन में पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद यह जो स्टेप है, यह मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप ही आपको बनाना है। हर लेसन प्लान में आपकी यही हेडिंग बनेगी। जो भी गद्य के लेसन प्लान होंगे उस सब में यही हेडिंग ऐसे ही बनेगी, बस अंदर का मैटर बदल जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कि मौन वाचन के बाद व्याख्या। जो कि आपने एक खंड पढ़ा है, एक पैराग्राफ पढ़ा है, तो उसकी आप क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे। तो छात्राध्यापक द्वारा पाठ्यमिति का व्याख्या किया जाएगा। अब अपनी व्याख्या को आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि व्याख्या बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए आपको लिखना यहाँ पे नहीं है। सिर्फ यहाँ पे यही लिख दिया जाएगा कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ्यमिति का व्याख्या किया जाएगा। यानी जो वो पहला पैरा था आपका, आपने उसका क्या किया, व्याख्या कर दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें से हम जब व्याख्या कर लेंगे, छात्राध्यापक व्याख्या कर लेगा, तो बोधात्मक प्रश्न पूछेगा, यानी उसमें से बच्चों से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, तो बोधात्मक प्रश्न पहला पूछेगा कि मनुष्य का मूल उद्देश्य क्या है। आपका प्रश्न कोई दूसरा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही प्रश्न हो। तो सबसे पहला है कि मनुष्य का मूल उद्देश्य क्या है। तो अब इस हम जो छात्र छात्रा क्रिया वाला कॉलम बनाए थे यहाँ पे, तो छात्र छात्रा क्रिया वाले कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि छात्र उत्तर देंगे। तो छात्र उत्तर देंगे कि मनुष्य का मूल उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है। तो जो वो उत्तर देंगे उनको हम पूरी लिखेंगे, ऐसा नहीं कि बस आत्म साक्षात्कार लिख दिए। पूरा उत्तर को हम लाइन में लिखेंगे वाक्य बनाते हुए। उसके बाद निष्काम कर्म का क्या अर्थ है, तो हम लिखेंगे कि फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करना। यह छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, क्योंकि छात्र छात्रा उत्तर दे रहे हैं शिक्षक के व्याख्यान करने के बाद, जो बोधात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है तब। यह तो हो गई खंड एक की बात। अब द्वितीय अनुवृत्ति हमने पहले बता दिया यहाँ पे कि यह क्या है, यह दो अनुवृत्तियों में पढ़ाया जाएगा। तो दो अनुवृत्ति मतलब प्रथम अनुवृत्ति तो हो गई, यानी एक खंड हो गया। अब दूसरा खंड स्टार्ट हुआ। दूसरे खंड में भी सेम वही प्रोसेस चलेगा। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिख देंगे कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आप पढ़ा रहे हैं द्वितीय अनुवृत्ति में, और यहाँ पे फिर आदर्श वाचन होगा। तो छात्राध्यापक पाठ्यमिति का उचित अवरोह उच्चारण एवं गति से आदर्श वाचन करेगा। ठीक है, उसके बाद अनुकरण वाचन। तो छात्राध्यापक प्रस्तुत पाठ्यमिति का अनुकरण कतिपय छात्रों द्वारा कराएगा। कतिपय मतलब कुछ छात्रों द्वारा कराएगा। फिर होगा उच्चारण संशोधन, यानी कि जो भी उच्चारण में त्रुटियां हो रही हैं बालकों की, उनको सही कराना है। तो छात्राध्यापक पाठ में आए शब्दों का उच्चारण करते हुए काठी निवारण कराएगा। फिर से काठी निवारण होगा, उस पैराग्राफ में जो भी कठिन शब्द आए होंगे आप क्या करेंगे, उनको लिखेंगे। जैसे दुख का अर्थ होता है कष्ट, मृग का होता है हिरण, और उनका प्रयोग करते हुए बच्चों को समझाएंगे। तो जो जो कार्य आप कक्षा में करेंगे वही वही आपको यहाँ पे लिखना है। अब आगे आता है मौन वाचन, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया। फिर व्याख्या है। अब व्याख्या में छात्राध्यापक पाठ्यमिति की व्याख्या करेगा। ठीक है, अब यह तो गया व्याख्या। अब व्याख्या के बाद आपको, जैसे आपने अभी यहाँ पे प्रश्न पूछा था बोधात्मक प्रश्न, आप यहाँ पे चाहें तो बोधात्मक प्रश्न पूछ सकते हैं, एक या दो। ठीक है, यहाँ पे आप प्लस करके अगले कॉलम में बोधात्मक प्रश्न लिख सकते हैं। अगर आवश्यकता नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है। अब हम आगे बात करेंगे श्यामपट्ट कार्य। यह हो गया, आपने पढ़ा लिया। अब आपने क्या किया, आपने पूरा पाठ पढ़ा लिया। अब आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे, और श्यामपट्ट कार्य में क्या लिखेंगे, काठिन्य निवारण ही श्यामपट्ट कार्य है। यानी कि जो आपने ये चीज लिखी हुई है, यह चीज आप कहाँ लिखेंगे, श्यामपट्ट पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी जो आपने ये चीज लिखी हुई है, ये चीज, ठीक है, ये भी क्या है, यह बालकों के श्यामपट्ट पे ही आप लिखेंगे। ठीक है, बालकों के समझ आप श्यामपट्ट पे काठिन्य निवारण लिखेंगे। तो यही क्या है, यही उनका श्यामपट्ट कार्य हो गया, यही भी अपने श्यामपट्ट पे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न, यानी कि आप उसमें से कुछ प्रश्नों को और पूछेंगे। बच्चों का जो ज्ञान है उसका पुनरावृत्ति करने के, यानी कि रिवाइज करने के लिए, जो आपने भी पढ़ाया है, जो आपने व्याख्या आपने की है, एक्सप्लेनेशन किया है,
उसको रिवाइज करने के लिए, प्रत्यास्मरण कराने के लिए आप फिर से उनसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे उसमें से पहला प्रश्न हो गया, लेकिन ध्यान रहे जो आपने प्रश्न पहले पूछ लिया है, ठीक है, या तो यहाँ हो गया या तो द्वितीय अनुमिति में अगर मान लीजिए प्रश्न पूछेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर आपने जो प्रश्न नहीं पूछा है वही प्रश्न आपको यहाँ पे लिखना है, पूछा हुआ प्रश्न फिर से आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। जैसे कि यहाँ पहला प्रश्न है कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो यह पुनरावृत्ति के प्रश्न में आ जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है, ठीक है। इसके बाद हम देंगे होमवर्क बालकों को। तो होमवर्क बालकों को देते समय आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, जो देंगे वो आपको लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पे होमवर्क लिखा हुआ है कि सभी छात्र छात्राएं पढ़ाए गए पाठ का अध्ययन करके कठिन शब्दों को अपनी कार्य पुस्तिका पर नोट करके लाएंगे। या आप ये दे सकते हैं कि सभी छात्र छात्राएं घर जाकर अपने पाठ्य पुस्तिका पर या अपनी कार्य पुस्तिका पर शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अपने शब्दों में लिख के लाएंगे। आप कुछ भी दे सकते हैं। तो इस तरह आपका एक सही लेसन प्लान बनेगा। और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देखना है कि लाइन, देखिए आप देख रहे हैं कि ये लाइन चलती आ रही है, चलती आ रही है, चलती आ रही है। ये लाइन एकदम सीधी चलती रहेगी। इस लाइन को आपको कहीं रोकना नहीं है, सिर्फ ये लाइन रुकेगी कहाँ पे, इस प्रस्तुतिकरण वाले बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन नहीं रहेगी। यहाँ पे ये जो हमने अभी बताया विषयोस्थापन कर करके आप यहाँ पे इस लाइन को समाप्त कर देंगे और एक नई लाइन यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है। यह बीच में जो लाइनिंग है यह नहीं रहेगी, ठीक है। यह बीच में लाइन नहीं रहेगी। बाकी एक लाइन क्या करेंगे आप यहाँ पे ऐसे खींच लेंगे, एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और ये बीच लाइन नहीं रहेगी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। विद्यालय का नाम ऐसे बॉक्स बना करके आप लिख लीजिएगा। उद्देश्य, ये शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण विधि, फिर पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान के बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न। और ये पूरा आपको आपके बीएड तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा में आपको आएगा और वहाँ पूरा आपको बनाना है। अब आप कितनी देर बना सकते हैं, कितने एक्सपर्ट हैं, यह आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो इस तरह से आज की ये क्लास समाप्त होती है। लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जाने ही समय वहाँ पे कमेंट करिए। इसी के साथ मैं नीतीश मिश्रा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।